सड़क के निर्माण से राजनांद गांव के जैन से मिल करके फिर उसके बाद और वेपन्स या गोली सप्लाई से लेकर के ट्रैक्टर खरीद के देने से सब शहरी नेटवर्क से जो नक्सलियों को सहयोग मिलता था उस पर फोकस करके काम किया जा रहा है। काफ़ी कुछ पकड़ा गया है और भी आंतरिक लगे हुए हैं। पूरा नेटवर्क को समाप्त हो ताकि नक्सलियों का कमर टूटे, ये कोशिश किया जा रहा है। वो गहराई को तो नहीं बता सकते लेकिन खोज रहे हैं जितना ज़्यादा अंदर तक जुड़ सकती है। जगत का नाम आने के बाद हमने पूछताछ की तो फिर जगत को हमने पूछताछ के लिए बैठाया। उन दोनों से काफ़ी सनसनीखेज खुलासे हुए हमें कि लगातार जगत जो है वो 10 वर्षों से नक्सलियों को लगातार सप्लाई कर रहे हैं। कुछ और लोगों की मदद से और भी चीज़ें सप्लाई करने की बात सामने आ रही है। अभी क्योंकि जांच का विषय है इसीलिए भी जांच चल रही है। आने वाले समय में और भी सप्लायर्स की जो है फिर दबिश और गिरफ्तारी जो है संभव है। विगत 2-3 महीने में बस्तर संभाग में 3 अर्बन नेटवर्क सप्लाई चेन नेटवर्क के ऊपर हम लोग कार्रवाई किया। कांकर में सिक्सोर थाना अंतर्गत एक नेटवर्क को हमने खुलासा किया। इसके पश्चात सुकमा में एक अम्युनिशन सप्लाई चेन वाला जो चेन है उसका हमने डायरेक्ट किया। और तीसरा अभी दंतेवाड़ा का बारसूर क्षेत्र में नक्सली के लिए ट्रैक्टर खरीद कर अंदर भेजे जा रहे हैं, उस मॉड्यूल को हमने डायरेक्ट किया। इस प्रकार हाल फिलहाल में 3 अर्बन और सप्लाई नेटवर्क के ऊपर हमने कार्रवाई किया। इस आने वाले समय भी हम लोग का इस टाइप का गतिविधि को ऊपर निगरानी रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। नक्सलियों का अर्बन नेटवर्क, जी हां, अर्बन नेटवर्क दरअसल है क्या, किस तरीके से नक्सलियों से मदद करता है, छत्तीसगढ़ के लोग लगातार इस चीज को सुनते आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या नक्सलियों का नेटवर्क सुरक्षा बलों के, पुलिस के नेटवर्क से ज्यादा पावरफुल है? क्या वजह है कि आखिरकार ये नक्सली नेटवर्क जब एक बार ध्वस्त किया जाता है दोबारा फिर से उभर कर सामने आता है? पिछले कुछ सालों की बात करें तो लगातार शहरी नेटवर्क को पुलिस ने ध्वस्त किया है, खुफिया विभाग ने पकड़ा है, लेकिन यह है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। माओवादी तो जंगल में रहते हैं, लेकिन ये जो नेटवर्क है ये मददगार है, शहरों में रहते हैं। क्या इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि पुलिस और सुरक्षा बल उखाड़ नहीं पा रहे? क्या किसी तरह की कोई बाहरी मदद मिल रही है इनको? किस तरीके की ये मददगार साबित होते हैं? चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ बीके श्रेय जी हैं, पूर्व IAS हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। विवेक वाजपेयी जी हैं, सचिव हैं कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के, बहुत स्वागत है आपका। केदार कश्यप जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता। केदार जी, बहुत स्वागत है आपका। बीके श्रेय जी, पहला सवाल आपसे, क्या वजह है कि सालों से जो शहरी नेटवर्क की हम बात सुन रहे हैं उसे हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं? क्या इनकी जड़ें ज्यादा गहरी हैं, इनका खुफिया नेटवर्क ज्यादा मजबूत है पुलिस के, सुरक्षा बलों की अपेक्षा? देखिए, इनका जो नेटवर्क है ये मजबूत तो है, लेकिन ये पुलिस से ज़्यादा मजबूत है ये कहना उचित नहीं होगा। लेकिन ये सही बात है कि ये लोग लुच्चे छिपे सारे काम करते हैं। ये शहर के अंदर रहते हैं और ये काफ़ी लोगों से इनका संबंध भी बना हुआ है। इसमें कुछ बुद्धिजीवी वर्ग भी है, कुछ चिंतक श्रेणी के लोग हैं, कुछ विशेष विचारधारा के लोग भी जुड़े हैं, तो और कुछ मदद भी उनको मिलता है। किस स्रोत से मदद मिलता है ये तो कहना संभव नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका फंडिंग भी ज़बरदस्त है। तो ये काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं। मैं जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम था, ऐसे कुछ प्रकरण मेरे सामने आए थे, हमने छानबीन की थी और ये पाया गया कि इनके जो आसपास में जो लोग हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, उनके साथ उनका गहरे ताल्लुकात है और कुछ छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों के साथ भी इनका बड़ा काफ़ी गहरा संबंध है। तो इनका नेटवर्क एक काफ़ी मजबूत नेटवर्क तो है, लेकिन उसको समय समय पर ध्वस्त तो किया गया है, परंतु फिर उभर करके आता है। इसके कारण यही है कि इनके विरुद्ध लगातार सक्रिय होना पड़ेगा। एक बार ध्वस्त करने के बाद अपन चुप बैठ जाते हैं, सोचते हैं कुछ होने वाला नहीं है, किंतु अगेन वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। ये मेरा कहना है कि इनका एक निरंतर काम उनका चलता रहता है। फॉरेन फंडिंग भी उनको मिलता है और कुछ बुद्धिजीवी वर्ग का भी प्रत्यक्ष परोक्ष समर्थन उनके पास होता है। बिल्कुल।
विवेक बाजपेयी जी, आपके पास आना चाहूँगा मैं। जो शहरी नेटवर्क की बात हो रही है यहाँ पर, कई बार पॉलिटिशियंस की, राजनेताओं की भी यहाँ पर सम्मिलित वो होते हैं, ये बातें यहाँ पर सामने आती रही है। क्या वजह नज़र आती है? क्या इच्छा शक्ति की कमी है, या फिर जैसे रे जी बोल रहे हैं लगातार सक्रियता नहीं है? सबसे पहली बात तो ये है कि इसको अपन राजनीतिक एंगल में ना लेकर के जाएं और इसके वस्तु स्थिति में जाएं कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। मैं खुद एक बड़ी नक्सल घटना का पीड़ित हूँ, प्रत्यक्षदर्शी हूँ। जीरम घाटी की घटना में मैं भी घायल हुआ था, और मेरे मन में जो दुख है, जो कष्ट है, जो है, उसको तो मैं ही जानता हूँ। मैं एक बात को विशेष करना चाहूँगा कि ये नक्सलवाद कोई थ्योरी नहीं है, ये एक पेशा है, एक धंधा है कुछ लोगों का। जो बड़े शहरों में, जो रे साहब बोल रहे थे, मैं 100% सहमत हूँ कि छत्तीसगढ़ के बाहर बैठे कुछ लोग जो तथाकथित बुद्धिजीवी, जो इसको धंधा बना के रखे हैं और कॉरपोरेट स्टाइल में इसको चला रहे हैं। किसी की 3,000 तनख्वाह, किसी की 5,000 तनख्वाह, किसी की 8,000 तनख्वाह। अब आते हैं अपन अर्बन कनेक्शन में नक्सल के। अर्बन कनेक्शन की बात ऐसी भाई साहब कि अभी जितने पिछले 2 साल में, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से 1.5 साल में जितने मामले सामने आए हैं, उसमें सबसे बड़ा मेरे हिसाब से जो मामला है, जिसमें जो पुलिस वाले हैं जो खुद उनको गोली सप्लाई करते थे। तो ये तो पहली एक, मतलब बड़े स्वेटर का पहला ऊन का एक कोना उधड़ा है। जब तक ये पूरा उधड़ेगा तो यहाँ से वहाँ तक काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और एक व्यवसाय का इन्वॉल्व होना अपराध तो है, देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पर अगर हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग ही अगर इसमें इन्वॉल्व हैं, मेरे को यकीन है कि ये धागा पूरा खुलेगा तो ये 2013 तक जाएगा, और उसके पहले सीआरपीएफ के जब 76 जवानों की हत्या हुई थी, वहां तक ये सब जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बीच के ही कोई लोग इनके मुखबिर हैं बोल लीजिए, या पैसे की खातिर, या इनका विश्वास जीतने की खातिर। और जरूर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि इनका राजनीतिक कनेक्शन भी हो सकता है, कि जिनको उस इलाके में राजनीति करना है, वो इनका गुड फेथ में रहने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं कि इनकी मदद लेते हों। और इनकी मदद लेने का मतलब ये है कि वापस बदले में मदद भी करते होंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं आशा करता हूं कि जिस तेज़ी से अभी कुछ मामले खुलासे हुए हैं, और जो 2019 में डॉक्टर रमन सिंह जी ने सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि नक्सली शहर में आ गए, तब का आज तक हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का चैलेंज पेंडिंग है बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए कि नाम बताइए, अगर कांग्रेस सरकार में कोई लोग नक्सलियों से जुड़े हुए हैं, नाम बताइए, कुछ तर्क दीजिए, कोई बात कीजिए। नक्सलियों की कांग्रेस से बड़ी कोई ऐसी पीड़ित पार्टी नहीं हो सकती जिसका इतना बड़ा नुकसान हुआ। उससे बड़ा कोई समूह नहीं हो सकता जो उनके खिलाफ लड़ने को तैयार हो। और हम लड़ेंगे भी, और जरूर ये नक्सल का जो सिटी कनेक्शन है, बिलासपुर में एक मिल गया, राजनांदगांव में मिल गया, रायपुर में मिल गया, ये बहुत दुखदाई है। लगातार शहरी नेटवर्क की बात होती रही है। 15 साल से भाजपा सरकार थी, उस समय भी होती रही, अब भी शहरी नेटवर्क सामने निकल कर आ रहे हैं। क्या, जैसा कहा जा रहा है, बाहर से, रे साहब बोल रहे हैं, बाहर से इनको बुद्धिजीवी कुछ है वो भरण पोषण करते हैं क्या, या फिर अंदर से भी कहीं कुछ भरण पोषण किया जाता है कुछ लोगों द्वारा? निश्चित रूप से पहले तो मैं कहूँगा, विवेक बाजपेयी जी कांग्रेस के सचिव हमारे बीच हैं, और वो झीरम जैसी भयानक घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे और वो वहां से बच के निकले, इसके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से जैसा उन्होंने कहा कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी भी शुरू से कह रही है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और इसमें कुछ तथ्य जो सामने दिखाई देते हैं कि जैसे व्यापारी को पकड़ा तो उसके यहाँ से वो वॉकी टॉकी बेच रहा था, और वॉकी टॉकी के लिए लाइसेंस होना जरूरी है। तो इस डिबेट में मेरा सुझाव है शासन को, प्रशासन को, कि जैसे वॉकी टॉकी वगैरह जो लोग बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, जब वो कंपनी को ऑर्डर दे के माल बुलाते हैं तो वो माल उनके आया इसकी सूचना वो सरकार को दें, पास के पुलिस थाने में दें। जैसे बंदूक बेचने वाला बंदूक मंगाता है तो उसका सीरियल नंबर और सारी चीजें थाने में जमा करता है और प्रशासन के पास होती है। और वॉकी टॉकी जैसी चीजें जिसका उपयोग खुलकर नक्सली कर रहे हैं, और बारंबार ये चीजें सामने आती है कि शहर से उनको ये चीज सप्लाई हो रही है, और जब उसमें लाइसेंस की प्रक्रिया है, वॉकी टॉकी बिना लाइसेंस के नहीं ले सकते, तो उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर यहाँ से प्रारंभ करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि शहरी नेटवर्क में कुछ लोग इस संबंध में मदद करने के लिए दूर रहेंगे। निश्चित रूप से ट्रैक्टर है या लैपटॉप है, वो एक सामान्य चीज है, उसमें लिखा पढ़ी और रिकॉर्ड नहीं हो सकता, पर जिसमें हो सकता है उन चीजों का करना चाहिए। और दूसरी बात की सरकार ने नियम बनाए हैं कि ये सुरक्षा रहे। छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा अधिनियम और विधि विपरीत
क्रियाकलाप निवारण अधिनियम केंद्र सरकार के बनाए हुए हैं, इसका उपयोग कहीं किसी व्यापारी को जल्दी में कोई धारा ना लगाई जाए, क्योंकि एकदम तुरंत ये समझ में नहीं आता। मैं किसी व्यापारी का या किसी मददगार का कहीं से भी पक्षधर नहीं हूं, ना भारतीय जनता पार्टी है, परंतु क्योंकि एक स्वच्छ डिबेट है, हम सब बैठे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि आपने वहां से खरीदा और उस व्यापारी के ऊपर सिर्फ वो सामान खरीदा, इसलिए धाराएं लग जाती है। तो मेरा निवेदन यह है कि कभी भी सीधा और प्रथम दृष्टिया उसके ऊपर ये धारा और ये कानून नहीं लगना चाहिए। निश्चित रूप से उसे हिरासत में लेना चाहिए, पूछताछ करना चाहिए, और जब तक पुख्ता सबूत ना मिल जाए उसके, उस पर इन धाराओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा जमानत मिलने में बहुत ज्यादा केदार जी, दिक्कत क्या होती है। स्थानीय स्तर पर संरक्षण मिलता है कुछ सियासी लोगों का जो स्थानीय स्तर पर होते हैं? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो लोग राजनीति करते हैं वहां स्थानीय राजनीति करते हैं। जैसे कुछ जो कांड हुए, निश्चित रूप से स्वीकार करने में कहीं दिक्कत नहीं है कि दंतेवाड़ा से भाजपा के कार्यकर्ता के ऊपर प्रथम दृष्टि आरोप है, भीमा मंडावी जी की हत्या के ऊपर कांग्रेस समर्थित सरपंच उप सरपंच के ऊपर आरोप है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं से उनका साथ देते रहे होंगे, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। हम किसी भी कार्यकर्ता का पक्ष नहीं लेते, बल्कि हम ये कहते हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। और जो शहरी नेटवर्क हैं, वो कहीं ना कहीं पैसे के लोभ में या किसी के दबाव में या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण जो ये सब काम करते हैं, उनके ऊपर भी घोर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु सवाल ये है कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर प्रशासन इस बात के लिए संकल्पित हो, ये बहुत अहम यहाँ पर है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो। रे साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। रे साहब, जो बातें निकलकर सामने, आप बोल रहे थे कि बाहर से लोगों को संरक्षण, जी एक सेकंड चाहता हूं मैं, जैसे बैटरी है, वॉकी टॉकी है, और निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश में बैठे, उड़ीसा में बैठे और कुछ महाराष्ट्र में बैठे जो कारपोरेट स्टाइल, विवेक जी ने कहा कि वो तनखैया के हिसाब से ये घोषित लोग हैं, और अब नक्सलवाद में कोई वाद नहीं है, ये लुटेरे हैं, डकैत हैं, चोर हैं और मानव समाज के खिलाफ हैं, ये आदिवासी विकास के खिलाफ हैं। तो मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से अभी पर कोई नक्सलवादी और ये वादी नहीं, सीधा मार फोड़ की कार्रवाई होनी चाहिए और इनका जवाब सीधा गोली से ही दिया जाना चाहिए। ये लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं है। जी, रे साहब से पास जाऊंगा। रे साहब, जो आप बोल रहे थे कि बाहर से संरक्षण मिलता है, कुछ लोगों का बाकायदा सैलरीड होते हैं, वो ज्यादा आप खतरनाक मानते हैं, या जो अंदर में संरक्षण मिलता रहता है स्थानीय स्तर पर, वो भी खतरनाक है? वहां पर इनको उखाड़ने के लिए, अर्बन नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कहाँ प्रहार जरूरी है? दोनों ही दोनों खतरनाक है। बाहर के हस्तक्षेप भी खतरनाक है, अंदर का भी गतिविधि खतरनाक है। उन दोनों के बारे में गंभीर विश्लेषण करने की ज़रूरत है। जहाँ तक बाहरी हस्तक्षेप का प्रश्न है, मैंने अपने प्रशासनिक जीवन में देखा, क्योंकि मैं होम डिपार्टमेंट खुद देखता था, कि कुछ बुद्धिजीवी वर्ग, कुछ लेखक, कुछ कवि, कुछ चिंतक श्रेणी तथाकथित, ये कहीं ना कहीं किसी भी रूप में नक्सलियों के साथ धुलमिल हो जाते थे, क्योंकि वो बुद्धिजीवी वर्ग है, उनके ऊपर हमला करना संभव नहीं था। शहरी नक्सली का जो कंसेप्ट आया, इसीलिए आया कि अब जानते कि नक्सलाइट जो है वो जंगल में रहते हैं, और जंगल में रह करके लड़ाई करते हैं, परंतु ये लोग, इनका जो मकसद है कि शहरी इलाका में आतंक फैलाना। तो बाहरी हस्तक्षेप पे उनका एक बौद्धिक सपोर्ट मिलता है, और अंदर के अंदर जो लोग हैं कुछ पैसे के लालच से इनसे जुड़ जाते हैं। क्योंकि आजकल देखिए कुछ ऐसी घटनाएं आए हैं, आपने देखा होगा कि नक्सलाइट्स लोगों को पूंजीपतियों से काफ़ी मदद मिलता है, और कारण स्पष्ट है कि पूंजीपतियों का काम जंगल इलाका में चलता है। यदि नक्सलाइट्स का सिंपैथी उनको मिल जाएगा तो अच्छे तरह से काम कर लेंगे। तो बाहरी खतरा भी है, अंदर का भी खतरा है, लेकिन सरकार के सामने यही चुनौती है कि दोनों खतरे को अच्छी तरह से अध्ययन करे, विश्लेषण करे, और जो दोषी है, जो षड्यंत्रकारी है, जो विध्वंसकारी तत्व है, जो अशांति फैलाना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, ये एक निरंतर प्रक्रिया होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, एक घटना को देखने के बाद घर बैठ जाते हैं,
फिर पोस्टमार्टम होता है, अखबार में आता है, मीडिया में आता है, सब शांत हो जाते हैं। जी। बट मेरे ख्याल में कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। रे साहब, क्या कोई फिर झिझक उनका भी है रहता है पर्दाफाश प्रशासन के मन में, क्योंकि जब शहरी नेटवर्क पर अटैक होता है, उनको पकड़ा जाता है तो काफ़ी हो हल्ला भी मचता है, जैसा आप बोल रहे हैं बुद्धिजीवी वर्ग हो हल्ला भी मचाने लगता है कुछ लोग, तो वो भी एक दबाव आ जाता है। निश्चित रूप से दबाव आ जाता है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं दिल्ली में JNU का स्टूडेंट रहा हूँ। JNU से जुड़े कुछ बुद्धिजीवियों को मैं भी जानता हूँ, वो उनके साथ मेरी मुलाकात दिल्ली में होते रहते। वो आप देखिएगा, उनमें से कुछ लोग निरंतर छत्तीसगढ़ के दौरे में आते हैं, तो छत्तीसगढ़ के दौरे में आकर वो कहीं ना कहीं ऐसे काम करते हैं जो नक्सली गतिविधि से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि ये लोग बुद्धिजीवी है, इनका मीडिया पर पकड़ है, उनको लोग जानते हैं, इसीलिए प्रशासन स्तर पर भी काफ़ी जागरूकता अपनाई जाती है, क्योंकि उनके ऊपर यदि हमला करेंगे तो पूरा मीडिया वर्ल्ड में काफ़ी तेज़ी आएगी, काफ़ी चर्चा आएगी, बहस होगी, आप तो जानते हैं। इसीलिए एक प्रशासन स्तर पर एक कुंठा तो है, लेकिन ये कुंठा होने के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी तत्पर रहते हैं। मैंने तो कई जगह पर विश्लेषण भी किया। एक बार मेरे चेंबर में आकर के कुछ बुद्धिजीवी मिले जिनका संबंध और मैं नक्सलियों के साथ था, मैं नाम नहीं लूँगा, काफ़ी देर तक चर्चा हुई। अच्छा। मैंने स्पष्ट कहा कि आप लोगों ने नक्सलवाद जैसा हिंसात्मक गतिविधि को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, तो उनका तपा के जवाब था, स्टेट इज ऑल्सो सिंबलाइजिंग टेरर, स्टेट भी तो आतंकवाद का प्रतीक है, तो स्टेट राज्य का आतंकवाद के विरुद्ध कोई जब लड़ाई कर रहा है तो उसको हम आतंकवादी कैसे कह सकते। ये उत्तर सुनकर मैं स्तब्ध हो गया था। नक्सलवाद कोई अभी विचारधारा नहीं है, एक लूट खसुट करने का एक मानसिकता है, और वही हो रहा है, जब चाहे मार देना, चले जाना, इत्यादि इत्यादि। परंतु शासन को सक्रिय होना चाहिए, पर्दाफाश करना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और कहाँ कार्रवाई शासन ने की है उसका विचार व्यापक प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। ये मेरी राय है। बिल्कुल सही बात यहाँ पर आपने कही। हमारे साथ वाजपेयी जी भी हैं। विवेक जी, जो रे साहब ने कहा कि बहुत से बुद्धिजीवी वर्ग दबाव बनाते हैं, और शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि प्रशासन कार्रवाई करने में डरता है, क्योंकि काफ़ी हो हल्ला मचने लगता है। यहाँ क्या आपको लगता है राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, कोई डरे नहीं, दबे नहीं? नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ कि ये बुद्धिजीवी बोल के हम एक्चुअल बुद्धिजीवियों का अपमान कर रहे हैं। ये तथाकथित ढेर होशियार लोग हैं जो बुद्धिजीवी का भेष लेकर के बुद्धिजीवी बनने की एक्टिंग करते रहते हैं और अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं, कुछ लोगों को भड़का कर, कुछ लोगों को बरगला कर, कुछ लोगों को प्रलोभन दे करके। और बिल्कुल सच बात है कि उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं, उनके मीडिया में कनेक्शंस भी हैं, कि वो जब अंदर तक घुसे हुए हैं कि मीडिया वालों को भी अंदर की कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज़ चाहिए होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी मदद करते होंगे, जरूर करते होंगे। वैसे ही पॉलिटिकल लोग भी अपने को डिफेंड करने के लिए उनका उपयोग करते होंगे। पर ये वो लोग नहीं है जिनको हम मतलब बुद्धिजीवी बोल सकते हैं। ये ढेर होशियार लोग हैं। सबसे पहले इन्हीं को कसना चाहिए, और ये नेशनल स्तर पे होना चाहिए, कोई प्रदेश स्तर की बात नहीं है। ये अलग अलग स्टेट्स में बैठे हुए हैं। रे साहब ने बहुत अच्छा बात कहा कि JNU में वो खुद पढ़े, और JNU के भी कुछ लोग इस पे रिलेटेड हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के कुछ लोग इसमें रिलेटेड हैं। ये वो लोग हैं जो एक कॉरपोरेट स्टाइल में इसको चला रहे हैं और बुद्धिजीवी की एक्टिंग करते हैं। उड़ीसा में भी इसके रिलेटेड लोग हैं जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई सफेद दाढ़ी और एक झोला टांग के घूम रहा है तो बुद्धिजीवी नहीं हो जाता। बुद्धिजीवी अपने बुद्धि से होता है, अपने बौद्धिक विकास से होता है। कोई आदमी उसके देखने, चीजने को, समझने की चीजों को फर्क होता है। अभी छोटे छोटे बच्चों को बरगलाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को जो शहर में रहते हैं उनको बरगलाया जाए कि आदिवासियों के साथ ये हो रहा है, आदिवासियों के साथ वो हो रहा है। अरे उसके पीछे कोई कारण आदिवासी नहीं है, वो जंगल में रहते हैं। धीरे 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 वो डेवलप करेंगे। और ये बुद्धिजीवी शब्द इनके लिए उपयोग करना बुद्धिजीवी शब्द का अपमान है, मेरा व्यक्तिगत मत है। बिल्कुल। केदार जी, प्रशासनिक अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं। एक मत है कि कुछ, जैसा कि बाहर कुछ विवेक जी कह रहे, ढेर होशियार लोग हैं जो इस प्रकार का दबाव बनाते हैं, काम करते हैं। सियासी लोग भी मान रहे हैं, सहमत हैं। तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? क्यों राष्ट्र या देश से लेकर प्रदेश के स्तर पर कोई सख्त कार्रवाई होती, क्यों दबाव में आ जाते हैं बार बार सब? निश्चित रूप से आज की चर्चा बहुत सार्थक है। विवेक जी भी
के श्रेष्ठ साहब सब पॉजिटिव चल रहे हैं। और मेरा विचार जो ये आज की बातों से मंथन में मेरा विचार सामने आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जब शहरी नेटवर्क के व्यापारी के ऊपर कार्रवाई होती, चाहे वो ट्रैक्टर बेच रहा है, चाहे वॉकी टॉकी बेच रहा है, तो ये बुद्धिजीवी जो उनका समर्थन करते हैं उन्हें हिरासत में लेकर उनकी जांच क्यों नहीं की जाती कि आखिर किस वजह से वो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा अधिनियम है और विधि विपरीत क्रियाकलाप। पर केदार जी, ये जांच तो सरकारें करेंगी ना, सरकारें क्यों दबाव में आ जाती हैं, चाहे देश की बात हो, प्रदेश की बात हो। एक सेकंड मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो ये दोनों अधिनियम में ये ऐसे बुद्धिजीवियों को क्यों कवर नहीं किया जाता? क्यों एक बार इनको डिटेन करके 8-10 दिन इनसे पूछताछ होती है कि आपने इस प्रकार के जो बयान दिए, आखिर नक्सलवाद से लड़े हम कि ऐसे डेढ़ होशियार, जो विवेक जी कह रहे हैं, डेढ़ होशियार बुद्धिजीवियों से लड़े? तो कहीं ना कहीं कानून का फंदा इनके ऊपर भी आना चाहिए। उसमें संशोधन तो होगा, कानून में ये होगा, पर एक मीडिया से जो भय है, जो ऐसे डेढ़ होशियार लोग झोला टांग कर घूम कर अपने आप को नक्सलवादियों का सपोर्टर कह रहे हैं, जबकि आज नक्सलवाद रहा नहीं, ये डकैत हो गए हैं, चोर हो गए। मैंने पहले भी कहा इन्हें गोली मारना चाहिए। तो ऐसे बुद्धिजीवी जो डेढ़ होशियार हैं, उन्हें इस कानून के बंधन में क्यों नहीं लिया जाता? उन्हें तो किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। वो एक स्टेटमेंट देते हैं, फोटो लेते हैं, चलाते हैं, कोई चौक में उनके 10-20 लोग खड़े हो जाते हैं और पूरी की पूरी सरकार और पूरा प्रशासन प्रेशर में आता है। ऐसा क्यों होता है? तो कहीं ना कहीं जैसे हम चिंता कर रहे हैं कि विवेक जी ने कहा कि ये बड़ा सवाल है कि क्यों प्रेशर में आता है। केदार जी, रोकूंगा आपको क्योंकि समय हमारे पास कम है और मीडिया के लोगों को भी ये बात समझनी होगी। सवाल बहुत सारे आप लोगों ने उठाए और आप लोग एक सहमत भी हैं, बहुत अहम बात है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया रे साहब आपका, केदार जी और विवेक जी आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत अहम बातें आप लोगों के माध्यम से निकलकर सामने आई यहाँ पर। जी जी जी, तो ये बहुत अहम बातें निकल कर आई अर्बन नेटवर्क को लेकर। सालों से अर्बन नेटवर्क का दंश प्रशासन झेल रहा है, आम जनता झेल रही है। सरकारें, सियासी लोग भी जब मान रहे हैं कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे कुछ बुद्धिजीवी या कहें जैसा विवेक जी कह रहे डेढ़ होशियार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक पर कार्रवाई होती तो दूसरा सियासी दल हंगामा करने लगता है? ये चीज़ें दूर होनी चाहिए। कठोर फैसला, कड़ा फैसला जब तक सरकारें नहीं लेंगी या सियासत के लोग नहीं लेंगे, तब तक ये अर्बन नेटवर्क ध्वस्त होना पूरी तरह से बहुत मुश्किल है। सरे साहब कह रहे हैं लगातार ये प्रक्रिया चलनी चाहिए, रुक रुक कर नहीं। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।